सबसे पहले तो मैं गणतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश ने संविधान लागू होने के पश्चात जिस प्रकार से प्रगति की है, उसकी झलक आज सुबह हम जब दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस की ये जो परेड हो रही थी, उसमें हम सबको देखने को मिली है। और स्वाभाविक रूप से मेरा ये मानना है कि आज भारत सिर्फ जनसंख्या के बलबूते दुनिया का बड़ा देश नहीं है, बल्कि दुनिया के बीच में एक बड़ी शक्ति के रूप में आज भारत सामने है। और स्वाभाविक रूप से इसके लिए आज के इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो हमारे देश की आज़ादी के पश्चात देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी जीवन की कुर्बानियां दी हैं, उनको नमन करता हूं। और उन वीर सैनिकों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन न्यौछावर किया, उनके इस योगदान को भी हम स्मरण करते हैं। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत भारत आगे बढ़ता जा रहा है और अपनी एक अलग छवि के साथ पूरे विश्व के समक्ष आज खड़ा है, और जिसका प्रतिबिंब आज की झांकी के माध्यम से आपने वहां पर देखा होगा। चाहे सेना का क्षेत्र है, चाहे कृषि का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो हमारी टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। सर, उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बनने जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है लागू करने में, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगा। और यूसीसी लागू करने वाला वो पूरे देश का पहला राज्य होगा और कल 27 तारीख से वो लागू हो जाएगा। इसकी आवश्यकता पूरा देश अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही होती तो उत्तराखंड के बाद संभवतः हिमाचल दूसरा राज्य होता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। बहुत अहम फैसला है और इस फैसले के लिए मैं समझता हूं कि जो उत्तराखंड ने जो पहल की है, उस पहल के साथ बाकी राज्यों को भी आगे बढ़ना चाहिए। भांग की खेती को लेकर जो है सैद्धांतिक मंजूरी हिमाचल सरकार की कैबिनेट ने दी है। पिछले कल राज्यपाल ने भी एक चिंता जाहिर की है और सरकार को ये कहने की कोशिश की है कि गंभीरता से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करे, ताकि आने वाले भविष्य में जो है कहीं ना कहीं इलीगल कॉरिडोर ना खुल जाए। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ भी ये फैसला लिया गया है, ये फैसला बहुत लंबे समय से विचाराधीन था और इस बात को लेकर के वर्तमान सरकार ने जो इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से इसकी जो मंजूरी देने के बाद एक शुरुआत की है, उसके पीछे जो प्रमुख जो कारण है, वो कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश की आय बढ़े। हिमाचल की आय बढ़े, हमारा रेवेन्यू के रिसोर्सेज और ज़्यादा बेहतर हों, ये हिमाचल की आवश्यकता भी है। लेकिन साथ साथ में दूसरी तरफ आय बढ़ने के साथ साथ में चिंता का विषय ये है कि आज हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से नशे का प्रचलन बढ़ता दिख रहा है, पहले नशे की बातें हम शहर में सुनते थे और जो हमारी सीमाएं जो प्रदेश की जो पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ लगी हुई थी, चंडीगढ़ के साथ लगी हुई थी,
उन राज्यों के साथ वहां पर हम इस बात को सुनते थे, लेकिन आज सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी नशे का प्रचलन इस कदर जो है तेजी से बढ़ा है, जो चिंता का विषय है। तो इसलिए इस बात को देखने की आवश्यकता है। अभी तो इन प्रिंसिपल इसकी मंजूरी दी है, और उस मंजूरी के बाद जो है सारी चीजें अभी स्पष्ट आना बाकी है। मुझे जो बताया गया, शायद मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में और उसके बाद हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी में जो है उसकी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में जो है इसकी कल्टीवेशन की शुरुआत की जाएगी। और इसके बाद फिर अगला पार्ट जो रहता है प्रदेश भर में, इसको खोलेंगे कैसे, किस प्रकार से इसका दायरा बढ़ाएंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके लिए क्या प्लान है, उस प्लान में क्या इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश जो नशे की चपेट में आता हुआ हमको बहुत तेजी से बर्बाद होता दिख रहा है, हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ियां तबाह होती दिख रही हैं, तो ऐसे में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके लिए इफेक्टिव आपके पास मैयर्स क्या हैं, प्लान्स क्या हैं, उन सारी चीजों को लेकर के अभी चर्चा हुई नहीं है। चिंता का विषय है जो राज्यपाल महोदय जी ने जो बताई है, और हमारी भी चिंता वही है। आप शुरुआत तो कर रहे हैं, अभी तो आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इसको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में इसके जो है वो एक पायलट प्रोजेक्ट के नाते जो है इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी के रूप में बाकी कल्टीवेशन के लिए शुरू करेंगे, तो ऐसी सूरत में उसको किस प्रकार से नियंत्रण में रख पाएंगे, ये एक चिंता का विषय है। कहीं हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू को बढ़ाने के चक्कर में ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि हिमाचल और भी ज्यादा नशे की चपेट में आकर के बर्बाद न हो जाए। इसके अलावा राज्यपाल जी ने जो दवाइयों के सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं, उन पर भी चिंता जताई है, आप किस तरह से? नहीं, देखिए, ये तो सचमुच में चिंता का विषय बना ही है। एक तो पहली बात है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में जो भी कदम उठाए हैं, उसमें हिमकेयर को एक तरह का अपाहिज करना, हिमकेयर के अंतर्गत जो पैसा गरीब लोगों के इलाज के लिए मिलता था वो लगभग बंद कर दिया है। आज हिमकेयर के तहत इंसुलिन जैसी जो इंजेक्शन जो शुगर के पेशेंट को लगना बहुत जरूरी होती है, लाइफ सेविंग ड्रग्स में, इस तरह से और भी बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारी मेडिसिन की कैटेगरी से जो अवेलेबल यहां पर नहीं है, ये चिंता का विषय है। और जो पिछले दिनों एक घटना घटी है, एक बेटी ने जिसका जिक्र किया कि पिता की मृत्यु हुई क्योंकि जो इंजेक्शन उनको लगना था वो इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाया। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, वो सही मायने में स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति की पोल खोलती है। आपको हमारी योजना हिमकेयर पसंद नहीं है तो उसके बदले में ऑल्टरनेटिव कोई अरेंजमेंट करते, कोई और योजना शुरू करते। नाम पसंद नहीं है, योजना पसंद नहीं है, लेकिन हर चीज को बंद करना, ये इस तरह से बंद नहीं किया जा सकता है जिस प्रकार से आपने संस्थान बंद किए। और इस प्रकार से अगर हिमकेयर को बंद करने के सिलसिले में अगर आगे आप कदम नहीं उठाते हैं इसको रिस्टोर करने के लिए, तो चिंता का विषय है कि हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगी जो है हिमाचल प्रदेश में खतरे में हो जाएगी। ये मुझे लगता है कि चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री को राजनीति से ऊपर उठ करके भी सोचना चाहिए, और खास तौर से मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर के संज्ञान लेना चाहिए कि मनुष्य के जीवन से महत्वपूर्ण और कोई चीज नहीं है, जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जिंदगी बचाने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए जो हिमकेयर का एक योगदान है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, ये मेरा उसमें आग्रह है। सर, इंजेक्शन की उपलब्धता के ऊपर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण आया था कि इंजेक्शन उपलब्ध था, परिवार को बार बार संपर्क किया जा रहा था, वो आ नहीं रहे थे, और बेटी के बयानों के ऊपर भी सवाल खड़े हुए। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि वो बेटी, मैंने देखा, मुझसे मिलने भी आई थी, वो बेटी बहुत छोटी उम्र होने के बावजूद भी परिपक्व है, मतलब ये मजबूत है। और जो बात वो कह रही थी, वो बात एक बेटी पिता के खोने के बाद जो भाव उसके थे उसका हमको सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार को इतनी भी संवेदना को समाप्त नहीं करना चाहिए कि वो इतनी बड़ी घटना हो गई उस बेटी के साथ, उस परिवार के साथ, उसके बावजूद भी
उस सारी चीज को गंभीरता से नहीं ले रही। ये बहुत बड़ी चिंता का, यह अमानवीय दृष्टिकोण है, मैं कह सकता हूं वर्तमान सरकार का जो चिंता का विषय है, और जिसमें एक एक चीज को लेकर के उसने कब पेशेंट एडमिट हुआ था और कब पेशेंट के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन के लिए कहा, और उसके बाद कितने दिन तक वो डॉक्टर के और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस बारे में बात करते रहे कि आप उपलब्ध कराइए, नहीं उपलब्ध हो पाया, कहा कि प्राइवेट खरीदना है तो खरीदिए, तो उसके लिए इंतजाम करने लगे, और उसके बाद जब उपलब्ध नहीं हो पाया, ये इतना घिनौना मजाक जो है एक तरह का हुआ। 3 तारीख को उस पेशेंट की, उस बेटी के पिता की मृत्यु हो जाती है, और 6 तारीख को बताया जाता है कि आप आइए, अब आप जो है वो इंजेक्शन लेकर के जाइए। इससे बड़ा दर्दनाक और दर्दनाक के साथ अमानवीय दृष्टिकोण सरकार का कोई हो नहीं सकता है। और उसके बाद राजनीति करने की बात और इस प्रकार की जो बातें उस बेटी के बयान पर जो कही जा रही हैं, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली प्रवास पर निकलने वाले हैं। कल से दिल्ली विधानसभा चुनावों में बतौर स्टार प्रचारक जो है कमान संभालेंगे। उनका दौरा किस तरीके से देखते? देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक तो वो दिल्ली नहीं, वो तो मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, और उनकी कोई पार्टी की योजना है, पार्टी का कोई कार्यक्रम है, कोई यात्रा शुरू करने वाली, संविधान यात्रा, कोई उस तरह के कार्यक्रम में वो शामिल होने जा रहे हैं। और मुझे जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक तो यही है। दिल्ली में प्रचार के सिलसिले में तो कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं वही दूर हैं चुनाव के प्रचार से, तो ऐसी सूरत में मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली के प्रचार के लिए जा रहे हैं। सही मायने में वो राजनीतिक मकसद के साथ जा रहे हैं। सर, हिमाचल प्रदेश में परंपरा रही है कि जब पूर्ण राज्यत्व दिवस होता है तो कर्मचारियों को या अन्य जो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं या फिर सामान्य वर्ग को सौगात मुख्यमंत्री देते हैं, लेकिन इस बार कर्मचारी भी निराश दिखे और किसान भी निराश दिखे और व्यापारी भी निराश दिखे। देखिए, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व के दिवस पर जिस प्रकार से, एक तो मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री का जो भाषण वहाँ पर रहा, उस तरह का भाषण मैंने कभी आज से पहले सुना नहीं। चाहे वो भाषण लिखित रूप में उनने सुनाया एक दिन पहले, और चाहे वो उस दिन के कार्यक्रम में पूर्ण राज्यत्व के दिवस पर जो है बैजनाथ में शायद कार्यक्रम था, तो वहां पर उन्होंने भाषण दिया है। वो कोई राजनीतिक मंच नहीं होता है, वो स्टेट इंपॉर्टेंस का डे है और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। और उस दिन तो कम से कम राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा हिस्सा भाषण का भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में रही सरकार को कोसने में लगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर वो टिप्पणियां करते रहे, केंद्र की सरकार जो है उसके ऊपर टिप्पणी करते रहे। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमें इस बात को लेकर के खेद है कि 2 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी मुख्यमंत्री के पास अभी तक सामग्री नहीं है भाषण के रूप में, जिस पर वो अपनी सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र कर सके। सर, एक सेक्शन है, चाहे वो लंबादार है या फिर पंचायत के जो अन्य एम्प्लॉइज जिनको मानदेय दिया जाता है, उनको अभी तक मानदेय नहीं मिल पाया। बड़ी नहीं, बहुत एक सेक्शन नहीं है, बहुत सारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में नंबरदारों का सेक्शन है, उनको तो मानदेय नहीं मिल पाया है। इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और जिसमें आउटसोर्स कैटेगरी है, जिसमें उनको सैलरी नहीं मिल पाई है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और ये वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार की आर्थिक स्थिति के बारे में भी जिक्र करती है। और जो बार बार वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश 2027 में जो है अपने पांव पर खड़ा होगा, साधन संपन्न प्रदेश होगा, उस दृष्टि से इसकी पोल खुली जा रही है कि आपके पास मानदेय देने के लिए जो छोटे छोटे वर्ग है, छोटे छोटे सेक्शन है, उनके लिए पैसा नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। यह सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इसके अलावा मैं एक और बात में जरूर कहना चाहूंगा आपके समक्ष कि पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हत्याओं के मामले इस कदर बढ़े हैं, ये स्थिति ऐसी आ गई है
कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में रह नहीं गई है। पुलिस प्रशासन अनावश्यक रूप से जिन चीजों में लगा हुआ है, उसमें प्रमुख रूप से चाहे वो मीडिया है, मीडिया के खिलाफ मामले दर्ज करना, विधायक हैं, विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज करना, और उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी चीजों में उलझ करके कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में, किसी को प्रताड़ित करने के प्रोसेस में एक बार नहीं अनेकों बार घटनाएं सामने आई हैं, और उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो, इस पर कोई चिंता करने का उनके लिए प्राथमिकता का विषय ही नहीं है। और ये स्थिति बन गई है हिमाचल प्रदेश में, इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने आदमी तो कोविड जैसी बीमारी के कारण भी इतने लोग जो है उस वक्त भी नहीं मरे जितने आजकल जो है हत्याओं की घटनाओं से आदमी की जिंदगी जा रही है। ये हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि हमारे मामले में भी बहुत सारे कोई एक साइट चला रखी है मुख्यमंत्री के यहाँ से, जो इस एजेंसी को इन्होंने काम दिया है, मैं जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, जो इनकी पब्लिसिटी के काम को देखती है, वो सारे मामले में हमारे खिलाफ भी कोई एक पेज चलाती है जिसमें हमको रोजाना गाली मिलती है। हमारी ओर से एक हमारे पार्टी के समर्थक, एक शुभचिंतक ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेंट की है एसपी शिमला के पास, लेकिन कई दिन हो गए अभी तक वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और मैं मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपके ही मीडिया एजेंसी के माध्यम से वो प्रायोजित कार्यक्रम है तो मेहरबानी करके उसको बंद करें, उसको अवलोकन करें, उसको स्टडी करें। इतना झूठा प्रचार उसमें किया जा रहा है और बहुत घटिया स्तर का प्रचार उसमें हमारे खिलाफ व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा है, पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है, पार्टी के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ किया जा रहा है। और उसके बाद जब एफआईआर दर्ज करने के लिए वो मामला बनता है, अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, ये हम जानना चाहते हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में शिमला के एसपी को यही आदेश है कि कोई भी पोस्ट अगर सोशल मीडिया में या दूसरे मीडिया में मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ आती है, उस पर जरा व्यंग्य आता है, उस पर तुरंत एफआईआर करे, और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कोई भी टिप्पणी करते रहें, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी? क्या इस प्रकार के आदेश है? मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के स्पष्ट करें।